गुड मॉर्निंग टू ऑल। चैप्टर आपका जो चल रहा है नेशनलिज्म इन इंडिया, तो उसका जो क्लासेस के अंदर हमारा जो टॉपिक हुआ था उससे नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। टुवार्ड्स द सिविल डिसोबीडेंस। टुवार्ड द सिविल डिसोबीडेंस। तो पहले तो आप सिविल डिसोबीडेंस का मतलब समझें। हिंदी में इसका वर्ड आ जाएगा सविनय अवज्ञा, यानी कि किसी चीज़ की अवज्ञा करना, किसी चीज़ को मना कर देना, बात ना मानना। तो सीधा सा डायरेक्ट सा मतलब क्या होगा सिविल डिसोबीडेंस का, कि हम उसकी बात को नहीं मानना। यानी कि हमने किसकी बात को नहीं मानना, हमने जो अंग्रेजी सरकार है, यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो इंग्लिश गवर्नमेंट है, उसकी बातों को हमने नहीं मानना। देखो नॉन कोऑपरेशन में हमने क्या था, वो नॉन कोऑपरेशन में कि हमने उनका कोऑपरेट नहीं करना, उसको कोऑपरेट नहीं करना। हम उनके काम, जो उन्होंने काम किए हुए हैं, जो उन पे हम जॉब्स कर रहे हैं, जो उनके प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, हमने उसको सेल नहीं करना, हमने उसका काम नहीं करना, हमने उसको बंद कर देना, शट डाउन कर देना है। यहाँ है कि हमने उनकी बात नहीं माननी, जो कह रहे हैं उसको बिल्कुल नहीं मानना, उसके अगेंस्ट काम करना है। तो ये है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इस पैराग्राफ में आप देखेंगे कि टुवर्ड कि सिविल डिसोबीडियंस की तरफ हम कैसे बढ़े, इस मूवमेंट की तरह हम आफ्टर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम इसके तरफ कैसे मूव हुए। तो देखिए 1922 के अंदर जो है महात्मा गांधी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलता आ रहा था 1921 के अंदर जो स्टार्ट हुआ था, उसको जब वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलता आ रहा था तो वो जो है वायलेंस में क्रिएट हो गया। मैंने क्लास के अंदर भी बताया था कि नॉन वायलेंस को लेकर चले थे, लेकिन वो वायलेंस में क्रिएट हो गया। अब जब वो वायलेंस में क्रिएट हो गया तो क्या हुआ, फिर महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, कॉल ऑफ कर लिया। तो उन्हें ये लगा कि भाई अभी हमारे को जो हमारे सत्याग्रहीज हैं, जो मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको अभी हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उन्हें हमें जैसे लास्ट में बताया था स्वराज का मीनिंग नहीं मालूम, हमें उनके स्वराज का मीनिंग पहले बताना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, तब हम किसी बड़े मूवमेंट की तरफ सोच सकते हैं। तो व्हेन द कांग्रेस some leaders were by now tried to mass struggles and wanted to participate in election and the provincial councils that has been set up the Government of India Act of 1919। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग 1919 के अकॉर्डिंग जो प्रोविंशियल काउंसिल्स बनाए गए थे, तो कुछ जो कांग्रेस लीडर्स थे वो जो एक बड़े स्ट्रगल्स को कैसे देखते थे, वो ये देखते थे कि भाई हमें क्या करना है, इन इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करना है। जब हम इन इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से सिविल डिसोबीडेंस को फॉलो कर सकते हैं, यानी कि सविनय अवज्ञा को फॉलो कर सकते हैं कि भाई हम उनके अंदर जब वहाँ हम पार्टिसिपेट कर लेंगे, हम इलेक्शन विन कर जाएंगे, तो हम उनको जब अच्छी तरह से किसी चीज़ को रिफ्यूज़ कर सकते हैं। बात ये भी सही थी। दे फेल्ट दैट इट वॉज इम्पोर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल, आर्ग्यू ऑफ रिफॉर्म्स, भाई सुधार करो, ऐसा नहीं चलेगा। आल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट दीज काउंसिल वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक, कि जो आप चला रहे हो ये सही तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं है। अब इसी के चलते सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने एक स्वराज पार्टी बनाई, जो वापस से जो काउंसिल पॉलिटिक्स थी जिसकी हम अभी जो बात कर रहे थे उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। किसने बनाई, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपका बन रहा है। सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी। हु फॉर्म द स्वराज पार्टी? But younger leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose passed for more radical mass agitation and for full independence। जो जवाहरलाल नेहरू थे और जो सुभाष चंद्र बोस थे, वो इस चीज़ के ऊपर इस चीज़ को बिलीव करते थे, एक थोड़े एग्रेसिव किस्म के थे कि भाई हमें एक बड़ा मूवमेंट करना है और हमें इस तरह का मूवमेंट करना है कि भाई हम उसके अंदर डिमांड करेंगे फुल इंडिपेंडेंस की, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है। अभी सिचुएशन के तहत काफ़ी डिबेट हुए, डिस्कशन वगैरह हुए। तो जो मेन जो 1920s के बाद में जो बात निकल के आई, फर्स्ट तो क्या थी, द इफ़ेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, कि जो इसका इफ़ेक्ट पड़ा कि एक तो वर्ल्ड वाइड फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था, उसका जो इकोनॉमिक डिप्रेशन है वो स्टार्ट हो गया था। एग्रीकल्चर जो प्राइसेस थे वो गिरने लगे थे। ठीक है। जो फार्मर्स थे उनको अपनी फसल बेचना बहुत मुश्किल हो रहा था। ठीक है। इंडस्ट्रीज़ वालों को भी बहुत मुश्किल हो रहा था, उनको अपना रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा था हार्वेस्ट का। तो एक तरह से 1930 तक लगभग पूरे कंट्री साइड का में ग्रेट प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी।
इसी के बीच ब्रिटेन के अंदर न्यू टोरी गवर्नमेंट, जैसे हम यहाँ कहते थे मोदी गवर्नमेंट, ऐसे ही वहाँ के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने थे टोरी। उनकी जो गवर्नमेंट बनी थी ब्रिटेन के अंदर, उन्होंने वहाँ पे एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जिसके हेड बनाया सर जॉन साइमन को। ठीक है, सर जॉन साइमन को बना दिया, और उसको जो किस लिए बनाया कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शन से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, उसका सर्वे करने के लिए, उसकी को एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए उसको तैयार किया गया था। और इसके अंदर सभी के सभी जो मेंबर्स थे वो ब्रिटिशर्स थे। जैसे यहाँ बताया कि द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट द चेंजेस। मेन प्रॉब्लम क्या थी, जैसे मैंने बताया कि इसके सभी मेंबर्स क्या थे, ब्रिटिशर्स थे, कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं था। अब देखिए, इंडियन के बारे में आप चीज़ तैयार कर रहे हो और उसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये चीज़ फिर क्या है, इंडियंस को अच्छी नहीं लगी, इंडियन लीडर्स को अच्छी नहीं लगी, कांग्रेस को अच्छी नहीं लगी। तो जब वो साइमन कमीशन इंडिया के अंदर आया 1928 के अंदर, तो देखिए यहाँ दो चीज़ क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। 1927 के अंदर साइमन कमीशन, स्टैट्यूटरी कमीशन बना था, और 1928 के अंदर साइमन कमीशन इंडिया के अंदर आया था जिसका स्वागत इंडियंस ने कैसे किया, गो बैक साइमन। साइमन कौन था पहले मैं बता चुका हूँ, सर जॉन साइमन। ये जो एक टीम बनाई गई थी, इस टीम के जो हेड थे, कमीशन बनाया गया था, इस टीम के जो हेड थे, तो उसी के नाम से कमीशन का नाम रखा गया साइमन कमीशन। इसलिए बोला गया साइमन गो बैक, साइमन तुम वापस जाओ। तो अब इसी के अंदर यहाँ पर ये बात नहीं आ रही कि जैसे वो जब प्लेटफॉर्म पे पहुँचे थे तो उतरने लगे थे, तो काफ़ी सारे जो हैं लीडर्स थे, काफ़ी सारे लोग थे जो उनका विरोध करने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। उसी के बीच में जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, और लाला लाजपत राय के सिर में लाठी लगने के कारण, डंडा लगने के कारण उनकी वहाँ पर मौत हो गई थी लाला लाजपत राय की। वो बात इसके अंदर नहीं है, तो मैंने आपको बता दी है। तो सभी ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। और अब इस चीज़ को कैसे दबाया जाए, ये टोरी गवर्नमेंट, जैसे ऊपर मैंने बताया टोरी जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, कैसे उसको दबाया जाए। उस टाइम पे जो वायसराय थे इंडिया के अंदर, वो थे लॉर्ड इरविन। तो उन्होंने एक पैतरा फेंका, एक चाल चली कि अक्टूबर 1929 को उन्होंने एक डोमिनेंस स्टेटस के नाम से उनके फ्यूचर के लिए एक चीज़ तैयार की भी। ठीक है, हम आपकी बातों को सुनेंगे, हम आपकी बातों पे विचार करेंगे। और इसके लिए उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिस्कस करने का, फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक का प्रपोजल रखा, जिसे इंडियंस ने मान लिया। लेकिन कुछ जो कांग्रेस थे वो इससे सहमत नहीं थे, लेकिन गांधी जी ने उसके ऊपर यस कर दी, साइन कर दिए, और तब इसको वहीं पर रोक दिया गया। तो जब ये चीज़ आगे बढ़ी, जो सुभाष चंद्र बोस थे और जो जवाहरलाल नेहरू थे, ये मैंने पहले जैसे बताया थोड़े से एग्रेसिव थे, तो एसोसिएटिव थे। तो जो द लिबरल एंड मॉडरेट हु आर प्रपोजिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस। अगर हम उनके प्रभाव में, अगर हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी होगा, तो जो हमारा इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, और हमेशा हम उनके इन्फ्लुएंस के अंदर रहेंगे। इसी के चलते दिसंबर 1929 के अंदर जो कांग्रेस का सेशन हुआ, जैसे मैंने पहले सेशंस के बारे में बताया था, मीटिंग्स हुई थी लाहौर के अंदर, उन्होंने एक डिमांड रखी, एक प्रपोजल दिया कि भी पूर्ण स्वराज। तो ये क्वेश्चन आपका फिर यहाँ से बन गया कि 1929 के अंदर, दिसंबर 1929 के अंदर लाहौर कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू एज ए लीडर पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई। तो ये क्वेश्चन आपको 2-3 पॉइंट जो इसके अंदर है किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। और फुल इंडिपेंडेंस, सब पूर्ण स्वराज का मतलब था फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, इसको डिक्लेयर कर दिया। और कहा गया 26 जनवरी 1930 को हम इसको सेलिब्रेट करेंगे इंडिपेंडेंस डे के रूप में। लेकिन और लोग, काफ़ी सारे लोगों ने इसके लिए प्लेज भी लिया, शपथ भी ली पूर्ण कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए। बट द सेलिब्रेशन तो अट्रैक्ट वेरी लिटल अटेंशन, ज़्यादा इसको अटेंशन मिली नहीं इसको, तो जिस वजह से ज़्यादा ये सक्सेस नहीं रहा। लेकिन महात्मा गांधी ने सोचा कि हम एवरीडे लाइफ, डेली लाइफ में किस तरह से सिविल डिसोबीडियंस को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्लियर, किस तरह इसको आगे हम इस आइडिया को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक चीज़ और यहाँ से, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी तैयार हुआ था, तो वो 26 जनवरी जो है, 26 नवंबर को अडोप्ट किया गया था। ठीक है, लेकिन जो कुछ उसका पार्ट छोड़ दी, कुछ ही पार्ट उसका एक्सेप्ट किया गया था, बाकी कुछ पार्ट उसको छोड़ दिया गया था। उसको 26 जनवरी 1950 को जो है उसको अडोप्ट किया गया था। तो कुछ पार्ट को मैंने कहा है 26
नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया और कुछ पार्ट को रोक लिया गया, मैक्सिमम पार्ट को, और उसको नेक्स्ट जो ईयर था 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, वो 26 जनवरी 1950 को उसको अडॉप्ट किया गया। अब यहाँ पे 26 जनवरी 26 जनवरी क्यों रखी गई? तो 26 जनवरी मैं आपको बता दूँ वो इसलिए रखी गई, इस डेट को याद रखने के लिए। 26 जनवरी 1930, देखो ईयर से तो नहीं है लेकिन डेट से मतलब है, क्योंकि इस दिन सबसे पहले इंडिया के अंदर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज अनाउंस कर दिया गया था और उसको एक इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। उस डेट को याद रखने के लिए हम ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी को उसको एक्सेप्ट किया था, उसको हम एज ए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो उस 26 जनवरी, इस वाली 26 जनवरी को याद रखने के लिए हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी को एक्सेप्ट किया था। अगर ये चीज़ ना होती तो बाकी होता तो शायद हम इस चीज़ को भूल चुके होते कि ये 26 जनवरी 1930 का क्या रोल है। तो यहाँ पे मैंने इसकी इंपॉर्टेंस भी बता दी। आप इस टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टॉपिक को रीड करेंगे और वीडियो को बार बार सुनेंगे, ठीक है। आप इसको जब 2 से 3 बार सुन लेंगे तो सारी चीज़ आपको ये चीज़ ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। और इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर काफ़ी हैं, आप उसको बनाएंगे और नोटबुक के अंदर लिखेंगे। थैंक यू।